हिंदी व्याकरण की एमसीक्यूज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और उनको कम से कम समय में कैसे हमें सॉल्व करना है। यदि अपनी समझ को और ज़्यादा अपने विकसित करना है तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वह मनुष्य नहीं देवता है, में सर्वनाम भेद बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, घटना के बारे में निश्चित रूप से बोध नहीं होता है। और निश्चयवाचक जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के बारे में निश्चित रूप से बोध होता है। संबंधवाचक जिसमें जो आपके दो शब्दों या दो पदों में संबंध को बताते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम भेद है? तो इसमें आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम भेद। वह मनुष्य नहीं देवता में है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अर्थात हमें उसके बारे में पता है कि देवता से अर्थ है यहाँ की बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए हमने उसे देवता की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, गीली कमीज धूप में रख दो में विशेषण भेद बताएं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गीली कमीज धूप में रख दो में आपका विशेषण भेद है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण शब्द वह विशेषण होता है जिसमें जो कि आपके गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग आपके जितने भी होते हैं, समय के बारे में, देश, स्थान, राष्ट्र के बारे में बताते हैं, वही आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक जो आपकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं। और परिमाणवाचक, परिमाण जिसमें आपकी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण का अर्थ ही क्या होता है? मात्रा, तो उसके परिमाण का बोध करवाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, होते तो आपके ये सर्वनाम शब्द ही हैं, लेकिन यहाँ ये संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने रावण को तीर से मारा में रावण को कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अपादान। तो रावण को शब्द में कारक है आपका कर्म कारक। कर्म कारक को पहचानने का ट्रिक है या छोटा सा तरीका है कि जब भी अब किसी शब्द को या किसी वाक्य से हमने कर्म को पहचानना है तो क्या या किसको शब्द लगाकर पहचाना। किसको तीर से मारा? रावण को। ठीक है, जो भी उत्तर हमें मिलता है वो आपका क्या होता है? कर्म कारक। तो अर्थात रावण को शब्द में आपका कौन सा कारक है? कर्म कारक। राम कल शिमला जाएगा में अव्यय क्या है? सबसे पहले तो आपके अव्यय होते क्या हैं? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम तो आपका राम और शिमला के आपके ये नाम किसी व्यक्ति के या जगह के नाम है, तो अब इनके तो लिंग वचन आपके बनेंगे नहीं। ठीक है, जाएगा क्या हो जाएगा? अगर बहुवचन बनाएंगे तो जाएंगे, अगर इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जाएगी। तो अर्थात ये लिंग वचन के अनुसार ये शब्द आपका परिवर्तित हो रहा है। कल शब्द जो आपका लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष किसी के भी आधार पर परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा या दृष्टा। ठीक है, तो शुद्ध शब्द है दृष्टा। जब आप दृष्टि लिखेंगे तो इसमें री की मात्रा लिखते हैं, जब दृष्टा शब्द होगा तो इसमें पदेन्द्र होता है। अगला शब्द है, धृष्ट का विलोम शब्द है दुष्ट, विनीत, नीत या सधृष्ट। तो धृष्ट आपका दुष्ट ही होता है। ठीक है, दुष्ट का विलोम शब्द होता है विनीत। धृष्ट का विलोम शब्द होता है विनीत और दुष्ट धृष्ट का ही समानार्थी शब्द है। दिग्गज का सही संधि विच्छेद कीजिए। दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज, दिग्ग प्लस गज या दिग्गज प्लस ज। तो दिग्गज शब्द आपका व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें वही नियम काम करता है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। तो क का तीसरा वर्ण है ग। ठीक है, दिक् प्लस गज ले हो गया इसका दिग्गज। अगला प्रश्न है,
अंत बुरे का बुरा क्या है? लोकोक्ति है, शब्दांश है, शब्द है या मुहावरा है? अंत बुरे का बुरा ये आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति होती है कहावतें। अगला प्रश्न है, तुमने रोटी खाई। वाक्य में खाई शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, वाक्य है या फिर संज्ञा शब्द है? खाई आपका विशेषण नहीं है, ठीक है, वाक्य शब्द भी नहीं है और ये संज्ञा शब्द भी नहीं है, तो खाई शब्द क्या आपका? क्रिया शब्द। खा आपकी मूल धातु है और इसमें ई लगे तो खाई, ठीक है। इसमें यदि हम ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? खाना, क्योंकि कोई भी क्रिया शब्द जो होता है उसमें मूल धातु में ना प्रत्यय लग जाए तो वह आपका क्रिया शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुद्धिमान होना, मूर्ख होना, चालाक होना या तेज होना? तो गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। अगला प्रश्न है, हम कल जयपुर जाएंगे। वाक्य में भेद बताइए। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संकेतवाचक वाक्य है? सरल वाक्य होते हैं जिसमें आपका केवल एक कर्ता और एक ही विधेय होता है या एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें दो सरल वाक्य आपके योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य होते हैं जिसमें पहला वाक्य पढ़ने पर हमें और आगे जानने की जिज्ञासा होती है या फिर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये निर्भर होते हैं वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे कि पहली क्रिया हो सकती थी लेकिन किसी दूसरे के कारण नहीं हो पाई, अर्थात ये भी एक दूसरे पर डिपेंड ही होते हैं, निर्भर ही होते हैं, ठीक है। तो हम कल जयपुर जाएंगे, इसमें कर्ता है हम और जाएंगे है क्रिया, अर्थात इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो कैसा वाक्य है ये? आपका सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, अक्षी का तद्भव शब्द है अंगूठा, आंख, आग या ओंठ? अंगुष्ठ का मीनिंग होता है अंगूठा या अंगुष्ठ तत्सम शब्द का तद्भव रूप होता है अंगूठा। अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। औष्ठ का तद्भव रूप होता है ओंठ, ठीक है। तो अक्षी का क्ष का नियम के अनुसार क्ष का ख में परिवर्तित होता है, तो क्ष का क्या होगा यहाँ? ख, आंख। और दूसरा आपका जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ये भी आपके तद्भव शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, सर ताज शब्द में उपसर्ग है ताज, स, सर या इनमें से कोई नहीं? सरताज शब्द, ठीक है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उपसर्ग छांटने की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें जो पीछे वाला शब्द होता है वो एक पूरा शब्द होता है, ठीक है। पीछे वाला शब्द निकाल दे, आगे जो भी रह जाएगा वो आपका क्या होगा? उपसर्ग। अब इसमें ताज शब्द निकल गया तो पहले क्या रह गया? सर, अर्थात सर ताज में उपसर्ग है सर। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द लिखिए। पृष्ठ, पृष्ठ, परिष्ठ या पृष्ठ? तो शुद्ध शब्द है परिष्ठ। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल, उज प्लस वल या उज प्लस वल? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। यह व्यंजन संधि का नियम है जिसमें त, यह आपका त संबंधी नियम है, ठीक है। त के बाद यदि ज आए या झ आए तो त आधे ज में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण आते हैं संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, क्रिया से पहले या सर्वनाम के बाद? तो सार्वनामिक विशेषण आते हैं संज्ञा से पहले। ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं, बस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। इन्हें सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है क्योंकि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा छांटिए। बचपन, गाय, गंगा या राम? गाय शब्द आपका एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द है आपका बचपन, क्योंकि भाववाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें हम जिन्हें केवल हम फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। अब किसी के बचपन को या किसी के लड़कपन को हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे। वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक?
अब पेड़ से जो आम गिरे उनकी पेड़ से जुदाई हो रही है, ठीक है। तो जुदाई का भाव किस कारक में होता है? अपादान कारक में, जिसमें किसी स्थिर वस्तु से आपकी दूसरी चीज अलग होती है। अब पेड़ की आपका स्थिर है और उससे आम गिरकर अलग हो रहे हैं या जुदा हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण हैं। सबसे पहले तो महाप्राण वर्ण होते क्या हैं? महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय महा अर्थात ज्यादा, प्राण अर्थात हवा, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा हवा मुंह से बाहर निकलती है। इसमें आते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण में से कोई वर्ण क वर्ग का पहला वर्ण है, ट वर्ग का पहला वर्ण है, न वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो फ जो है वो वर्ग का दूसरा वर्ण है, अर्थात यही वर्ण आपका क्या है? महाप्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में सही प्रत्यय चुनें। अ, इक या शिक। सबसे पहले तो प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता ले आते हैं। अ, इक या इक। अब इसमें जो प्रत्यय है, एक जो भी मात्रा या स्वर की होती है वही स्वर आपने यहाँ छांटना होता है, ठीक है। यहाँ छोटी ई है तो या ह्रस्व ई है तो यहाँ भी कौन सी ई होगी? ह्रस्व। अंश प्लस इक आंशिक, ठीक है। किसी भी प्रत्यय में, किसी भी शब्द में यदि आपका इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका पहले वाला वर्ण भी दीर्घ वर्ण हो जाता है, ठीक है। इसी कारण इसका बना आंशिक, ठीक है। एक प्रत्यय बनने के कारण ही अ का किसमें परिवर्तित हो गया? आ में। अगला प्रश्न है सुबोध में सही उपसर्ग चुनें। सु, स्व, सुबो या बोध, ठीक है। उपसर्ग छांटने की पहचान हमेशा आपको बार बार जितने भी वीडियो में हमारे पास उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आए उसमें मैंने आपको बताया कि उपसर्ग छांटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पीछे वाला शब्द अलग कर दीजिए, जब पहले जो भी रह जाता है फिर वो आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। और सुबोध में शब्द क्या निकल रहा है? बोध, तो आगे क्या रह गया? सु ही क्या है? हमारा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है ध्यान मग्न में प्रयुक्त समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जिसमें आपके पूरा पद संख्यावाची होता है और पीछे वाला शब्द जो संज्ञा शब्द होता है वो किसी समूह का बोध करवाता है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तत्पुरुष समास इसमें समास विग्रह करने पर का, के, की, न्या, ने, नी, में, पर, से इत्यादि जो कारक चिन्ह होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और बहुव्रीहि समास जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। ध्यान मग्न में प्रयुक्त समास है। सबसे पहले ध्यान मग्न का संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले ध्यान मगन का समास विग्रह कीजिए। ध्यान मगन अर्थात ध्यान में मगन। अब में यहाँ हमारे पास क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह हमें किसमें देखने को मिलते हैं? तत्पुरुष समास में। तो ध्यान मगन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द है। हाथ, बुलबुल, नानी या मणि। पुल्लिंग शब्द होता है हाथ, ठीक है। क्या आप कभी वाक्य बनाते हैं तो कहते हैं कि मैंने उस पर हाथ उठाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैंने उस पर हाथ उठाया, मतलब कि उसको मारा तो क्या किया? हाथ उठाया, ना कि कभी होता है कि हाथ उठाई, ठीक है। तो हाथ हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है रमा बड़ी चतुर है। वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो रमा की विशेषता क्या है? चतुर, ठीक है। चतुर शब्द है आपका विशेषण शब्द। अब विशेषण शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बड़ी। तो बड़ी शब्द ही क्या है आपका? प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता को बताते हैं। और बड़ी शब्द जो है वह रमा की विशेषता, चतुर की भी विशेषता को बता रहे हैं कि वह बहुत ही चतुर है। अगला प्रश्न है मदन सो रहा है में कौन सा वाच्य है? वाच्य वे होते हैं जो ये बताते हैं कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, वही वाच्य कहलाते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म वाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। भाव वाच्य जिसमें ना कर्ता प्रधान होता है और ना कर्म प्रधान होता है और इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है। अब आपके पास उदाहरण दिया है
मदन सो रहा है। मदन आपका कर्ता है और रहा है आपकी क्या है, क्रिया है। अब रहा है क्रिया आपके कर्ता के अनुसार है, तो अर्थात ये कौन सा वाक्य आपका कर्तरी वाच्य है। ठीक है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तरी वाच्य। इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया, इसमें कौन सा विराम चिन्ह है, कोष्टक, हंसपद, उद्धरण या तिर्यक। कोष्टक होता है, जितने भी आपकी ब्रैकेट्स होती हैं उसको कहा जाता है कोष्टक। हंसपद होता है जो त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है, कहीं वाक्य में कुछ छूट जाता है तो ये वाला साइन लगाकर हम उसको ऊपर लिखते हैं। और उदाहरण चिन्ह होते हैं, इसको कहते हैं उदाहरण चिन्ह। और तिर्यक होता है ये तिरछा निशान जिसका प्रयोग हम या अथवा के लिए करते हैं। तो ये कौन से विराम चिन्ह हैं, उद्धरण या उद्धरण जिन्हें कहा अवतरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जिसे उद्धरण या अवतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है, वाक्य में विधेय है। सबसे पहले आपका विधेय होता क्या है। ठीक है, विधेय और उद्देश्य वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, अर्थात वाक्य हम किसके बारे में बात करेंगे, कर्ता के बारे में। ठीक है, वाक्य में जो भी कार्य करने वाला होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उद्देश्य में आता है आपका कर्ता। और विधेय होता है कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। ठीक है, कर्ता क्या कार्य करता है, तो कर्ता के कार्य के बारे में, अर्थात जो वाक्य में क्रिया होती है वही आपका विधेय होता है। इस वाक्य में आपका विधेय क्या है, सबसे पहले इसमें आपका कर्ता क्या है, कौन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन है आपका कर्ता शब्द और इसके पहले जितने भी शब्द हैं वे आपके कर्ता के विस्तारक। और क्रिया क्या है आपकी, जाता है। तो इस क्रिया से पहले जो शब्द लिखते हैं स्कूल, ये है क्रिया का विस्तारक। तो विधेय क्या है इसमें, स्कूल जाता है। ठीक है, मेरा भाई मोहन स्कूल जाता है, इस वाक्य में विधेय है स्कूल जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति में बड़ा है। व्यक्ति की विशेषता है कि वह कैसा है, ईमानदार है। तो ईमानदार से पहले या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, तो बड़ा शब्द क्या है आपका, प्रविशेषण है, जो विशेषण ईमानदार विशेषण की विशेषता को बता रहा है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार है, नासिक्य व्यंजन, दीर्घ स्वर, विशिष्ट वर्ण या ह्रस्व स्वर। अनुस्वार होते हैं नासिक्य व्यंजन। अनुस्वार का चिन्ह होता है ये बिंदी। ठीक है, जैसे हम न, म, या जो भी हमारे पंचमाक्षर होते हैं जिनका उच्चारण हम नासिक्य या नाक से करते हैं, वे सभी के होते हैं अनुस्वार वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द छांटिए, गांव, ग्राम, करम या कर्पूर। ठीक है, अब तक हमने जितनी भी वीडियो देखी उसमें चंद्र बिंदु से संबंधित हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो तद्भव की सिंपल सी पहचान है, जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है वो होगा आपका तद्भव शब्द। और जितने भी आपका ये पदेन र होता है, रेफ वाला र होता है या फिर री की मात्रा होती है, ये तीनों ही आते हैं आपके तत्सम शब्दों में। यहाँ पदेन र है अर्थात ये तत्सम शब्द है, यहाँ आपका रेफ वाला र है, इधर रेफ वाला र है, तो ये भी क्या आपके तत्सम शब्द हैं। ये तीनों ही शब्द तत्सम है। और तद्भव है आपका गांव, क्योंकि इसके ऊपर क्या आपका चंद्र बिंदु है। ग्राम का ही हिंदी रूप होता है गांव। अगला शब्द है, आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, दृग, चक्षु, पाहुन या नेत्र। तो आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है पाहुन। पाहुन होता है अतिथि या मेहमान। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा कब बनी, 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में। तो हिंदी भाषा राजभाषा बनी थी 1949 ईस्वी में। और इसका वर्णन है आपके आर्टिकल 343 में। 343 से 351 तक आपकी हिंदी भाषा से संबंधित उसमें अलग अलग वर्णन किया हुआ है इसका, लेकिन 343 में कहा गया है कि हिंदी भाषा राजभाषा होगी। ठीक है, इसका वर्णन आपका किसमें किया गया है, संविधान में किया गया है। अगला शब्द है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ड, र, य या व। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजनों को और क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन होते हैं दो, ड और ढ। द्विगुण व्यंजन जिनके भी नीचे आपकी क्या लगे हों, नुक्ता लगे हों। ठीक है, तो ढ आपका उत्क्षिप्त वर्ण, ढ है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन।
अगला प्रश्न है, मेरा भाई होशियार है। वाक्य में उद्देश्य है, मेरा भाई होशियार और है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कर्ता छांटिए, और कर्ता छांटने के लिए सबसे आसान तरीके आपके पास कि कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाइए, फिर उसका जो भी उत्तर आएगा वही आपका कर्ता शब्द होगा। कौन होशियार है? भाई होशियार है। ठीक है, तो भाई शब्द क्या है? आपका कर्ता, अर्थात उद्देश्य भी क्या होगा? आपका भाई। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रमुख घटक हैं कर्ता और क्रिया, संज्ञा, विशेषण और कर्म। ठीक है, वाक्य के 3 घटक होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन मुख्य दो महत्वपूर्ण तत्व हैं वह आपका कर्ता और क्रिया। कर्म ना होने पर भी वाक्य पूर्ण भाव देता है, लेकिन अगर आपका क्रिया या कर्ता में से कोई एक ना हो तो वाक्य आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, वो वाक्य आपको समझ नहीं आता है कि क्या कार्य इसमें हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, कर्म जैसे जो भी आपकी कर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे बालक हंसता है। ठीक है, तो इसमें हमें आसानी से समझ आ रही है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कर्म ना होने पर भी वाक्य आपका एक पूर्ण वाक्य होता है। तो वाक्य के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व या घटक हैं कर्ता और क्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।